ट्रांसक्रिप्शन, जी हाँ, इस पर चर्चा हम लोग कर रहे थे। और ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में हमने आपको बताया था कि जो डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है वो क्या होगा कि डबल स्ट्रैंड डीएनए में से उसका केवल एक स्ट्रैंड ऐसा होता है जिसकी कॉपी होती है और आरएनए बनता है। एक स्ट्रैंड के ट्रांसक्राइब होने के पीछे क्या कारण है, इसके बारे में भी हमने चर्चा किया था। आपको बताया था कि एक ही स्ट्रैंड क्यों ट्रांसक्राइब करता है और दोनों स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब क्यों नहीं करते। यदि दोनों स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब कर लें तो इससे समस्या क्या पैदा होगी, इसके बारे में बात किया था और उसको खारिज किया था कि दोनों स्ट्रैंड कॉपी नहीं होते। ट्रांसक्रिप्शन में केवल एक स्ट्रैंड कॉपी होता है, अर्थात डीएनए के पास अगर ये दो स्ट्रैंड हैं जिनमें से एक स्ट्रैंड 3 प्राइम 5 प्राइम सीक्वेंस वाला है और दूसरा 5 प्राइम 3 प्राइम सीक्वेंस वाला है, तो इनमें से केवल एक ही स्ट्रैंड की कॉपी होती है। दिस स्ट्रैंड इज नोन एज, इसको बोलते थे नॉन कोडिंग। क्या बोलते थे? इसको कहते थे नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। इसका दूसरा नाम है टेम्पलेट स्ट्रैंड। इसका तीसरा नाम है एंटीसेंस स्ट्रैंड भी इसको कहते हैं। ये इसके 3 नाम हैं। इस स्ट्रैंड की कॉपी नहीं होती, परंतु फिर भी इसको हम क्या नाम देते हैं? कोडिंग स्ट्रैंड कहेंगे या इसी को सेंस स्ट्रैंड कहते हैं। ये जो स्ट्रैंड आपका है यही टेम्पलेट है और इस टेम्पलेट पर आरएनए का निर्माण होता है। केवल एक ही स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब होगा, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। एक स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब होगा, इसकी चर्चा कर चुके हैं। इसकी मजबूरी क्या है, क्यों ऐसा होता है, इन सब पर बात कर चुके हैं आज। अब इसके आगे ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो एंजाइम जरूरी है, अगर हम बात करें ट्रांसक्रिप्शन के पीछे जो एंजाइम जरूरी है, इसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। एंजाइम का नाम आरएनए पॉलीमरेज है। इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज भी कहा जाता है। इसको डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज भी कहते हैं हम इसे। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज या इसी को शॉर्टकट में हम आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें, इन प्रोकैरियोटिक सेल्स सिंगल टाइप of RNA polymerase single type of RNA polymerase is used for the formation of all the kind of RNAs। सभी प्रकार के आरएनएज का निर्माण एक ही प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज से हो जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात कर रहे हैं कि सिंगल टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑल द काइंड ऑफ आरएनएज। सभी प्रकार के आरएनएज का निर्माण एक ही प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज से हो जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल में, इन यूकैरियोटिक सेल्स द डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेजेज
अलग अलग प्रकार के आरएनएज का निर्माण अलग अलग प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा होता है। यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंट टाइप के आरएनएज डिफरेंट टाइप के आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो यहां निकल कर आ रही है वो रिगार्डिंग द टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेजेज। प्रोकैरियोट के केस में जितने प्रकार के भी आरएनएज हैं वो सब एक ही प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज से बन जाते हैं। लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो डिवीजन ऑफ लेबर है, अलग अलग प्रकार के आरएनए अलग अलग प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा बनाए जाते हैं। तो एक हम समरी यहाँ पर देखेंगे कि पहले तो हम ये जान लें कि कितने प्रकार के आरएनए होते हैं जिनको बनना है, तो फिर ये भी जानेंगे कि कौन कौन से प्रकार के आरएनए के लिए कौन सा आरएनए पॉलीमरेज जिम्मेदार है। तो आइए और सबसे पहले हम जानें कि वो कौन से प्रकार के आरएनएज हैं जिनका निर्माण होना है। बेसिकली 3 तरह के आरएनएज हैं। बेसिकली 3 प्रकार के आरएनएज हैं। कौन कौन से हैं वो? थ्री डिफरेंट टाइप of RNAs to be formed. तीन डिफरेंट प्रकार के आरएनएज हैं जिनका निर्माण होना है। इनमें से पहला है राइबोसोमल आरएनए। रिप्रेजेंटेशन इसका है राइबोसोमल आरएनए लाइक दिस। दूसरा है मैसेंजर आरएनए। इसका रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार है। और तीसरा है ट्रांसफर आरएनए, और इसका रिप्रेजेंटेशन ये है। इस तरह से 3 प्रकार के आरएनएज का निर्माण यहां होना है। राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। ये 3 तरह के आरएनए यहां बनने हैं। इन 3 प्रकार के आरएनएज के निर्माण के लिए इसके अतिरिक्त भी कुछ आरएनएज हैं, लेकिन हम सबसे पहले बात कर लें कि राइबोसोमल आरएनए ये क्या होता है। राइबोसोमल आरएनएज कॉन्स्टिट्यूट द राइबोसोम। ये राइबोसोम्स के बारे में आपको पता है कि दीज आर द सीट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। इन्हीं पर मैसेंजर आरएनए की डी कोडिंग होती है। ठीक है, राइबोसोमल आरएनए जो कि राइबोसोम का निर्माण करते हैं। आपको पता है कि राइबोसोम्स हैं क्या? राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। किससे मिलकर बने हैं? सिंपली स्पीकिंग वी कैन से दैट राइबोसोम्स आर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स। व्हाट आर द राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स? द बॉडी दैट इज हैविंग द राइबोसोमल आरएनए एज वेल एज प्रोटीन विद इट। राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन के साथ ये है। राइबोसोम की 2 सब यूनिट्स होती हैं। अगर हम प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की बात करें, अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम
इसकी जो छोटी यूनिट है और ये इसकी बड़ी यूनिट है, ये छोटी यूनिट है और ये बड़ी यूनिट है। यहां अगर हम देखें तो इसमें 16S टाइप का राइबोसोमल आरएनए होता है। कितने प्रकार का होता है? ये 16S टाइप का राइबोसोमल आरएनए होता है। और क्या होता है? 21 प्रोटीन्स पाए जाते हैं। 16S टाइप राइबोसोमल आरएनए, 21 प्रोटीन्स। दूसरे में अगर हम देखें 23S टाइप ऑफ राइबोसोमल आरएनए, 5S टाइप ऑफ राइबोसोमल आरएनए प्लस 34 प्रोटीन्स। हम इस यूनिट को, ये स्मॉलर यूनिट है, इसको 30S कहते हैं और इसे हम 50S कहते हैं। यहां पर S जो होता है आपको पता है कि ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है, ठीक, स्वीडबर्ग यूनिट है। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा उसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट उतना ही ज़्यादा होगा। ये रेट ऑफ सेटलिंग को रिप्रेजेंट करता है। रेट ऑफ सेटलिंग का मतलब ये है कि इफ़ यू पुट ए सॉलिड ऑब्जेक्ट इन वाटर और अदर लिक्विड, दिस सेटल्स डाउन, ये नीचे बॉटम पे चला जाता है। जैसे कि बाल्टी में पानी भर लीजिए और उसमें कांच के कुछ छर्रे डालिए और सब नीचे चले जाएंगे। जो छर्रा जितना ज़्यादा वजन है वो बहुत जल्दी नीचे जाएगा, जो हल्का वाला है थोड़ा देर में जाएगा। तो इस प्रकार से रेट ऑफ जो इनका सेटलिंग होता है, इसको मेजर करने के लिए एक पर्टिकुलर यूनिट यहाँ पर की गई है जिसको हम सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट या स्वीडबर्ग यूनिट कहते हैं। तो इसमें जो छोटी यूनिट है ये 30S है, जो बड़ी यूनिट है दैट इज 50S। और इनका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है आपके सामने लिखा गया है। क्या क्या है? इसकी छोटी यूनिट 16S और 16S राइबोसोमल आरएनए और 21 प्रोटीन इसमें बैठा हुआ है। और यहाँ पर 23S और 5S राइबोसोमल आरएनए प्लस 34 प्रोटीन बैठे हैं। इस प्रकार से मिल करके छोटी यूनिट 30S की है और बड़ी यूनिट 50S की है, ठीक। लेकिन कलेक्टिव अगर इसका जो है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट देखें तो ये टोटल जा करके 70S बैठता है, अर्थात 70S टाइप ऑफ राइबोसोम फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। और उस 70S टाइप में छोटी यूनिट 30S है और बड़ी यूनिट 50S है। आप कहेंगे साहब दोनों जोड़कर 80 क्यों नहीं हुआ? तो ये एडिटिव टर्म नहीं, मैथमेटिक्स की तरह आप 2 + 2 4 कर दोगे, जी नहीं। जब दोनों ये अलग अलग हैं तो इनका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट इतना इतना है। जब इनको एक साथ रखते हैं तो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ये आता है 70S टाइप का। बट दीज टू टर्म्स आर नॉट सो एडिटिव, ये जोड़े नहीं जाते। लिख लिया, राइट। अब आगे बात करें, अगर यहीं पर हम इसको देखें कि ये जो यूकैरियोटिक राइबोसोम है उसकी क्या हालत है। यूकैरियोटिक राइबोसोम तो ये कैसा होता है? यूकैरियोटिक राइबोसोम इट इज 80S टाइप, 80S टाइप का होता है। यूकैरियोटिक राइबोसोम कैसा है? 80S टाइप का है। इसमें इसकी जो छोटी यूनिट है वो 40S की है, जो बड़ी यूनिट है वो 60S की है। और दोनों मिलकर कितने हैं? 80S टाइप राइबोसोम है। इसमें अगर हम देखें जो इसकी बड़ी यूनिट, छोटी यूनिट है और बड़ी यूनिट, इन दोनों में अंतर क्या है? तो कह रहे हैं कि जहां पर ये 16S था यहां कौन होगा? ये 18S राइबोसोमल आरएनए होगा। बायोमोलिक्यूल्स का सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट लिखा जाता है, तो यहां पर हम राइबोसोमल आरएनए का सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट लिख रहे हैं 18S टाइप ऑफ राइबोसोमल आरएनए। और इसके साथ प्रोटीन्स कितने हैं? 30 प्रोटीन से मिलकर बनता है, 30 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। एंड हियर यू कैन राइट 28S राइबोसोमल आरएनए, 5.8S राइबोसोमल आरएनए एंड 5S, ये सभी राइबोसोमल आरएनए होते हैं। और इनके साथ प्रोटीन्स की संख्या कितनी है? 40 प्रोटीन है। कितने प्रोटीन्स हैं? 40 प्रोटीन्स। इन दोनों से मिलकर फाइनल इसका जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है वो 80S टाइप का है। तो एक आप देख रहे हैं 70S है और दूसरा कौन है? 80S है। इस तरह से दो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट वाले राइबोसोम्स यहाँ पर उपलब्ध हैं, एक प्रोकैरियोट में है, दूसरा यूकैरियोट में। इस प्रकार से अगर केवल हम राइबोसोमल आरएनए की पॉपुलेशन को यहाँ देखें तो ढेर सारे प्रकार के राइबोसोमल आरएनए हैं। इनकी लिस्ट है आपके सामने। टाइप ऑफ राइबोसोमल आरएनए, इनकी लिस्ट अगर देखें तो कितने हो गए हैं? सबसे पहले छोटा वाला 5S, फिर इससे बड़ा वाला 5.8S, फिर इससे बड़ा वाला 16S, फिर इससे बड़ा वाला 18S, फिर इससे बड़ा वाला 23S, फिर इससे बड़ा वाला 28S। कुल मिला के इतने प्रकार के अगर आप देखें
तो इतने सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट टाइप वाले आरएनएज यहाँ पर मौजूद है। 5s, 5.8s, 16s, 18s, 23s एंड 28s। ठीक है, ये सभी राइबोसोमल आरएनए हैं डिफरेंट टाइप के। किससे बनेंगे ये बात की बात है, अभी हम देखेंगे इसको। ठीक है, इसके अतिरिक्त अब अगर हम बात करें, इधर वाला मिटा देंगे, ये सब जो दोनों यूनिट है मैग्नीशियम आयन से कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, पता है ना, इनको दोनों के एसोसिएशन के लिए यहां पर मैग्नीशियम डाइवैलेंट केटायन की जरूरत है। ये 5.8s है और ये 5s है। उधर लिखे हैं देखो, इतने प्रकार के ये राइबोसोमल आरएनए हैं। ठीक है, मजा आ रहा है पढ़ने में, वीडियो जो दिए हैं आ रहा है। आपको लग रहा है कि लंबा गैप हमारा है, समझ में नहीं आ रहा? थोड़ा बहुत लग रहा है। अगर 5 साल बाद कोई अपने घर लौट कर आए तो उसको अपना घर भी अजनबी लगेगा। आप तो 5 साल सब्जेक्ट से दूर रहे हो तब। आप चलिए और बात करते हैं दूसरे टाइप का आरएनए। मिलते नहीं हो आजकल, वही दिन इतवार वक्त मिला रहे हो बस, हैं? देखो मुस्कुरा रहे कैसे, मधुर मोहिनी मुस्कान है इनकी। अब बात करेंगे हम कौन से आरएनए की? मैसेंजर आरएनए की बात करेंगे। इसे हम जेनेटिक आरएनए भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एज जेनेटिक आरएनए बिकॉज दिस कैरीज द मैसेज ऑफ डीएनए टू प्रोटीन्स। ये किसका मैसेज कन्वे करता है? इसको हम बोलते हैं जेनेटिक आरएनए। बाकी दोनों कौन है? नॉन जेनेटिक आरएनए। तो ये जेनेटिक आरएनए बिकॉज इट इज द मैसेंजर ऑफ, ये क्या चीज़ है? ये मैसेंजर है, मैसेंजर ऑफ डीएनए या जीन। डीएनए या जीन का मैसेंजर है। इट इज द मैसेंजर ऑफ डीएनए। कौन? मैसेंजर आरएनए। और ये मैसेज किस तक लेके जाता है? ये प्रोटीन को मैसेज कन्वर्ट करता है, इस मैसेज को प्रोटीन में कन्वर्ट करता है, पॉलीपेप्टाइड में। अब अगर हम यहां पर देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं कि प्रोकैरियोट्स के केस में, इन प्रोकैरियोट्स मैसेंजर आरएनए इज डायरेक्टली फॉर्म्ड। ये जो है ये डायरेक्ट बनता है, डायरेक्टली फॉर्म्ड। मैसेंजर आरएनए डायरेक्ट बनता है। इन प्रोकैरियोट्स मैसेंजर आरएनए इज डायरेक्टली फॉर्म्ड। बट इन यूकैरियोट्स, जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं वहां क्या स्थिति है? द मैसेंजर आरएनए इज नॉट डायरेक्टली फॉर्म्ड। ये डायरेक्ट नहीं बनता। फिर क्या होता है? यहां पर डीएनए होता है, डीएनए से एचएनआरएनए का निर्माण होता है और इस एचएनआरएनए से मैसेंजर आरएनए का निर्माण होता है। ये प्रोसेस समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर बता रहे हैं आपको कि यूकैरियोटिक सेल्स में मैसेंजर आरएनए डायरेक्ट नहीं बनता, इस प्रक्रिया के तहत बनता है। डीएनए से एचएनआरएनए का फॉर्मेशन होगा, एचएनआरएनए से मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होगा। अंकित वो जाली वाला डोर बंद कर लो, मॉस्किटोज आएंगे बाहर। इस प्रकार से डीएनए से एचएनआरएनए होगा, एचएनआरएनए से मैसेंजर आरएनए होगा। आप कहेंगे साहब इस एचएनआरएनए का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका नाम है हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए इसका नाम है। डीएनए से एचएनआरएनए का निर्माण होता है और एचएनआरएनए से मैसेंजर आरएनए का निर्माण होता है और मैसेंजर आरएनए बाद में पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर मैसेंजर आरएनए बनता दोनों में है, एक में डायरेक्ट बनता है, एक में इनडायरेक्ट बनता है।
इनडायरेक्ट, तो इसलिए यहां पर जो HNRNA होता है, इट इज कंसिडर्ड एज द प्रिकर्सर ऑफ मैसेंजर RNA, इट इज प्रिकर्सर। प्रिकर्सर टू मैसेंजर RNA। इसी को हम प्रिकर्सर बोलते हैं, प्रिकर्सर टू मैसेंजर RNA। लिख लिया सभी ने? इसको हम हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर RNA क्यों कहते हैं, ये बाद में आपसे डिस्कशन करेंगे कि व्हाई इट इज कॉल्ड एज हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर RNA। ठीक, इसकी बात बाद में हम करेंगे, केवल यहां पर इतना जानिए कि यूकैरियोटिक सेल्स में मैसेंजर RNA डायरेक्ट ना बनकर किससे बनता है, हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर RNA से बनता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में मैसेंजर RNA डायरेक्ट बनता है। बात समझ में आई? आगे की बात, अगला जो RNA है वो ट्रांसफर्स RNA है। हम इसे tRNA भी कहते हैं। दिस इज एडाप्टर मॉलिक्यूल और डिकोडर ऑफ मैसेंजर RNA। ट्रांसफर RNA is also known as adapter molecule, it is also known as decoder of messenger RNA। ये मैसेंजर RNA की जो भाषा है ये उसको पढ़ने का काम करता है, उसको डिकोड करता है। अभी मैंने आपको बताया कि DNA का मैसेंजर है कौन, DNA का मैसेंजर कौन है, मैसेंजर RNA, mRNA। अब चूंकि मैसेंजर है तो कुछ बात लेकर आया है, किसके पास तक आया है? उसके पास इंफॉर्मेशन है, DNA के द्वारा बताई गई बात है, DNA के द्वारा बताई गई बात लिखी हुई है मैसेंजर RNA में। किस रूप में? भाषा का इस्तेमाल क्या है, भाषा नाइट्रोजन बेसेज यहाँ पर अल्फ़ाबेट के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, और इनका जो कॉम्बिनेशन है उसको कोडान कहा जाता है। एक कोडान एक एमिनो एसिड के बारे में जानकारी रखता है, और जो ये पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं तो आपको पता है कि पॉलीपेप्टाइड एमिनो एसिड्स का मोनोमर होता है, ये पॉलीमर होता है। मतलब ये हुआ कि DNA इससे बना मैसेंजर RNA, इनके पास 3 नाइट्रोजन बेस का क्या होता है, ये कोडान होता है। आगे बताएंगे कोडान के बारे में। इन कोडान से एक स्पेसिफिक एमिनो एसिड की बात छिपी होती है इसमें, ऐसे इस तरह से कोडान से एक स्पेसिफिक एमिनो एसिड होता है। देखो बहुत लेट हो जाता है इसको, ठीक है, वहीं बैठ लो। इस तरह से आप देख रहे हैं कि DNA से हमने मैसेंजर RNA बनाया है। तो यहां पर जो मैसेंजर RNA है, इट हैज द इंफॉर्मेशंस इन रिटन फॉर्म। द लैंग्वेज यूज्ड हियर इज नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस अल्फाबेट जैसे ABCD होता है, उसी प्रकार से यहां की ABCD कौन है, एडनिन, थाइमिन, गानिन और साइटोसिन। अब थाइमिन तो होता नहीं RNA में, तो यूरेसिल होता है, एडनिन होता है, यूरेसिल होता है, साइटोसिन होता है, ग्वानिन होता है। ये 4 यहां पर अल्फाबेट होते हैं, और इनका 3 की ग्रुपिंग से क्या बनता है, कोडान बनता है। एक कोडान एक एमिनो एसिड की जानकारी रखता है, ठीक है, ये कोडेड इंफॉर्मेशन होती है, इसीलिए इनको कोडान्स कहा गया है। अब इन कोड की जानकारी किसको है, इन कोड की इंफॉर्मेशन किसके पास है, ट्रांसफर RNA इस कोड को डी कोड कर लेता है, ठीक है। पक्षियों की भाषा को आप डी कोड कर सकते हैं क्या? उनके साथ लंबे समय तक रहेंगे तब उनके इशारे से समझेंगे कहना क्या चाह रहे हैं। अंग्रेजी वाला आदमी यहाँ पर हो, आपको गाली देकर चला जाए, अगर इंग्लिश आपको नहीं समझ में आती है तो आप समझ पाएंगे क्या क्या गया,
एब्यूजिंग लैंग्वेज दे के बात करके जाए, एब्यूजिंग मैनर में बात करे आपसे, तो आप उसकी बात समझ पाएंगे कि वो गाली दे रहा है या हमारी तारीफ कर रहा है। क्यों? आपको तो अंग्रेजी आती नहीं है। तो इसी प्रकार से मैसेंजर आरएनए में जो जिस भाषा का इस्तेमाल हुआ है, इसको ट्रांसफ़र आरएनए के अतिरिक्त और कोई पढ़ना जानता ही नहीं है। अगर सभी पढ़ना जान गए तब तो मामला फिर कुछ और हो जाएगा। मैसेंजर आरएनए को जो पाएगा वही डिकोड कर देगा, तो आपका पूरा डिसिप्लिन ही खत्म हो जाएगा। जिस प्रकार से सेना के जवानों को उनके कमांडर का एक कोडेड इंफॉर्मेशन होता है, वो इंडियन फिल्म में देखा होगा, जब इमाम साहब आ रहे थे, जिसको मारने का प्लान था, हैं, तो सिपाहियों में एक आतंकवादी जो है वो वर्दी पहन करके उसको शामिल कर दिया आतंकवादियों ने, और सनी देओल को ये पता चल गया था कि जो इमाम साहब आ रहे हैं उनकी हत्या होगी, उनका मर्डरर इसी भीड़ में शामिल है। अपनी सेना को उन्होंने कोडेड इन्फॉर्मेशन दिया था। अबाउट टू टर्न का मतलब बैठ जाओ, और अबाउट टू टर्न का मतलब उस व्यक्ति को नहीं पता था जो बाहरी था, उसको कोडेड इन्फॉर्मेशन थी ही नहीं। तो इसने कहा कमांडो अबाउट टू टर्न, तो ये समझाया व्हाट डू मीन बाई अबाउट टू टर्न। अबाउट टू टर्न का सीधा मतलब हो गया कि हम रोटेट हो जाएं, वो घूम के पीछे हो गया ऐसे, और बाकी सेना नीचे बैठ गई। बस सनी देओल ने पहचान लिया कि यही वो है जिसको कोडेड इन्फॉर्मेशन नहीं थी। वो कोड समझता ही नहीं था, कोड का अर्थ का अनर्थ हो गया, वो भावचक्का हो गया, और जब तक अपनी पिस्टल निकालता तब तक ढिसियाँ उड़ा दिया, धड़ 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 धड़। कितनी अच्छी स्टाइल मारा है। काश हम लोग भी पुलिस में होते तो मज़ा आता। चले आए साले को पढ़ाने लिखाने, बिना मतलब का काम कर दें। सही बता रहे हैं क्या? गोली चलाने का एसआई वाला? अब कहाँ यार, हम लोग की उम्र चली गई। अरे अब पुलिस में जाना होता तो फिर डिप्टी एसपी वगैरह होते, कहीं पर आईएएस में आईपीएस में क्वालिफाई करते जाकर, अगर दिमाग होता तो। लेकिन इस साला बाबर और हुमायूं का नमो नहीं याद रहता था हमारा। कौन किसका बेटा, कौन किसका पुत्र है, किसने किसकी हत्या करके सिंहासन हासिल किया, कभी जन्मे नहीं किए। और मन नहीं लगता था कि यार इनको वर्षों में पढ़ें कि किस ईयर में कौन पैदा हुआ, सिद्धार्थ कब पैदा हुए थे, उनका बच्चा कब आया था, कब घर से भाग गए थे। हमसे क्या मतलब, भाग गए होंगे। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हमको पता था, हमको जानकारी नहीं संविधान में क्या लिखा हुआ, कभी नहीं पढ़ते थे संविधान क्या है, पॉलिटिकल इश्यूज क्या हैं देश के, कभी पढ़ते नहीं, दिमाग ही नहीं लगता था। साइंस में हरदम दिमाग रहता था। तो कभी कभी सोचते थे कि आईएएस कैसे बनेंगे, हमें क्या भाड़ में जाए, परीक्षा नहीं देंगे। बिकॉज ऑफ जीएस आई नेवर अपीयर्ड इन सिविल एग्जामिनेशन। कभी हम समझ ही नहीं पाए कि उसकी भाषा क्या है। रटते नहीं, किसको पुरस्कार कितना मिला हमें क्या पता। हमको क्या मतलब है, दीपिका पादुकोण भारत की ब्रांड एम्बेसडर थी पहले, कभी बीएसएनएल की। लेकिन हाय रे दीपिका पादुकोण, जब मैंने हैं, हम पीछे पड़ गए इसलिए कि वो मेरे पीछे पड़ गई। परीक्षा थी, उसमें जीके में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। जीके में क्वेश्चन आया था, 30 क्वेश्चन जीके में था, और 70 क्वेश्चन किसके थे, सब्जेक्ट के थे। 70 में मेरे 67 सही थे, एक गोले में गलत काला लग गया था, और 2 क्वेश्चन मेरे सही थे लेकिन आंसर हमारे से उनसे कंट्रास्ट हो रहा था, यानी मेरे सब सही थे। क्या समझे, 100% सही था। बायोलॉजिया में 100% था। अरे भाई 70 में 67 इंप्रेशन हमारे सही माने गए, और 2 इंप्रेशन मैंने चैलेंज किया था कि तुम्हारा रॉन्ग है, हमारा सही है। एक इंप्रेशन में मैं गोला काला करते समय 2 गोला काला कर दिया हड़बड़ा के, तो एक क्वेश्चन आता हुआ चला गया, 2 क्वेश्चन आ रहा था, हमारे उनमें मतैक्यता थी। तो उसके लिए हमने हाई कोर्ट में केस कर दिया उनके ऊपर कि एग्जामिनर का नाम बताओ जिसने ये 2 क्वेश्चन गलत बताया है। मैं उसके पास केस कर दिया, जाके 20,000 खर्च कर दिया कोर्ट में उसके ऊपर। ये है पागलपन। तो बुलाओ उस प्रोफेसर को, किसने मुझे चेक करने की कोशिश किया है। तो 2 क्वेश्चन पर जवाब दे आकर, वो 2 क्वेश्चनों आप जवाब दो हमें आके। और इसलिए कर दिया था कि अगर मेरी रैंक कहीं फंसेगी तो मैं इसको चैलेंज करूंगा, कोर्ट में रहेगा, देखा जाएगा। हालांकि मुझे मेरी रैंक के अनुसार कॉलेज मिल गया था। तो उसमें एक क्वेश्चन दीपिका पादुकोण का था। 30 क्वेश्चन का जो जीके था उसमें पूछा गया था कि भारत की ब्रांड एम्बेसडर कौन है। ठीक है, ये पेपर उस समय बना था जिस समय भारत की ब्रांड एम्बेसडर वही थी दीपिका पादुकोण। परीक्षा हुई मार्च में, 15 मार्च को 2000 कब हुआ था, 2016 को हुआ था, 15 मार्च 2016 को शायद हुआ था। और दिसंबर 15 खत्म होते होते जनवरी 16 में वो आ गए, क्या नाम, दयानिधि मारन हो गए। अब ये क्वेश्चन चूंकि करंट का था, और परीक्षा हुई किस तारीख में, मार्च में हुई, 15 मार्च 2016 को, और 2015 दिसंबर 2015 में वो हट गई थी दीपिका पादुकोण। लेकिन उनके समय में जो पेपर सेटर था उसने आंसर वही लगाया था कि दीपिका पादुकोण। अब उसमें 4 ऑप्शन थे, एक में अमिताभ बच्चन, दूसरा अभिषेक बच्चन, तीसरा ये दीपिका पादुकोण, चौथे में था नन ऑफ दीज, 4th ऑप्शन। मैंने नन ऑफ दीज लगा दिया क्योंकि पता था दयानिधि मारन है।
वर्तमान में दयानिधि मारन है ना, और उन्होंने लिखा था कि भारत के ब्रांड एम्बेसडर इस समय कौन है, तो इस समय कौन है ना, तो दयानिधि मारन है, उस डेट में थे वो। और साला आंसर की पहले वाली बनी हुई थी। उस आधार पर तमाम बच्चे ऐसे थे जो कि मेरिट से बाहर हो गए। एक लड़के का 1 नंबर से रुक गया था, तो उसने सारे क्वेश्चन चेक किया कि देखते कहीं जुगाड़ लगा 1 नंबर का, तो देखा दीपिका पादुकोण के क्वेश्चन में ही तो गलत है। उसने दिमाग लगाया, कहा कि ये परीक्षा कब हुई थी, परीक्षा हुई 15 मार्च 16 को, और दीपिका पादुकोण उस समय थी दिसंबर में, तो तत्काल डेट में करंट का क्वेश्चन था ना, तो उसने चैलेंज कर दिया इसको, कहा साहब मेरा ऑप्शन लास्ट ऑफ है, नन ऑफ दीज। अब वही मैंने भी लगाया था, तो मुझे भी अच्छा लगा कि भाई कोर्ट में केस है, चलो देखते हैं क्या डिसीजन होता है। हाई कोर्ट में डिसीजन उसके फेवर में चला गया, और एक क्वेश्चन का जो मार्किंग थी 1.05 थी, और 1 नंबर से उसका रुक रहा था। कोर्ट ने अलाउ कर दिया, कहा कि दीपिका, चूंकि करंट का क्वेश्चन है तो जिस डेट में इस बच्चे ने इम्तहान दिया है उस डेट में जो रहा होगा करंट डेट का माना जाएगा ना। वह फंस गए एग्जामिनर साहब इसमें, और फिर कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया। फिर पता लगा भूगोल का पूरा रिजल्ट भी चेंज हो गया, और भूगोल के साथ साथ उसके बाद के जितने भी थे सारे सब्जेक्ट के रिजल्ट चेंज हुए, तो उसमें ढेर सारे लोग सर्विस से बाहर हो गए और कई बार अंदर आ गए। देखिए ये कुदरत का खेल है, ये देखो कुदरत का खेल, पढ़े फारसी बेचें तेल हैं, कि 1 सेकंड के अंदर हाय रे दीपिका पादुकोण है। अब उसमें सब लोग लिखने लगे हाय रे दीपिका पादुकोण, मुझे नहीं मालूम था तुम विलेन हो जाओगे, नहीं तुम्हारी पिक्चरें ना देखता मैं। ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, आप भी जानिए क्वेश्चन पूछा जाए तो करंट पर ध्यान रखिएगा कि करंट वाले क्वेश्चन करंट डेट के आंसर सही होंगे, उसके बाद के नहीं। इस प्रकार का प्रकरण अगर आता है तो ध्यान रखिए इसको। और उसमें 1 नंबर मेरे फेवर में चला गया, ये होता है, इसी को कहते हैं किस्मत। और 1 नंबर रैंक मैंने मालूम कितना उछाल दिया झर्र से, तो ये चीज़ होता है, जानिए इन सब चीज़ों को। कभी कभी ऐसा होता है, इसी को कहते हैं भाग्य, आप चाहे जितना पढ़ते रहिए। और उस लड़के को भाग्य से नौकरी मिल गई, भूगोल में अंदर आ गया वो, और बाकी बाहर हो गए, सब कई बाहर हुए जी। तो ये कोडेड इंफॉर्मेशन है, इसको वही जानता है, दूसरा नहीं जानता। आप कह रहे हैं कि ये कोडॉन्स हैं, ये एमिनो एसिड में कन्वर्ट, एमिनो एसिड यहां पर पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे, पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल यही है, तो बीच में कुछ भी नहीं हो सकता, इसको दूसरा नहीं पढ़ सकता, इसको केवल कौन पढ़ेगा, इनके कोडान को डीकोड करने का काम कौन करेगा, टीआरएनए करेगा। यही चीज लिखा है, इसीलिए इसको हम एडाप्टर बोलते हैं या इसी को डीकोडर बोलते हैं, मॉलिक्यूलर रीडर है ये, सबको समझ में आ गया होगा। ये ट्रांसफर आरएनए है। इसके अतिरिक्त और जो ट्रांसफर आरएनएज बनते हैं उसमें ये है एसएन आरएनए है, दिस वन। अब ये एसएन आरएनए क्या है, फैन स्विच ऑफ करो नहीं तो, एसएन आरएनए स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, इसका फुल फॉर्म क्या है, इट इज स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। नीचे वाला, ऊपर वाला, ऊपर वाला, ऊपर वाला, हाँ ठीक है। स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए क्या चीज है, स्मॉल न्यूक्लियर, एसएन आरएनए की बात कर रहे हैं हम यहां पर। तो ये भी एक प्रकार का आरएनए है। इतने प्रकार के आरएनए हैं जिनकी चर्चा हमें करनी है। कौन कौन से हो गए, टीआरएनए, एचएनआरएनए, एमआरएनए और राइबोसोमल आरएनए, ये कितने प्रकार के हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि अगर प्रोकैरियोटिक सेल है, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स ऑल द डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनएज आर फॉर्म्ड बाय सिंगल टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। एक ही प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज सभी प्रकार के आरएनएज का निर्माण कर देता है। बात समझ में आ गई। अब अगर हम यूकैरियोट की बात करें तो यहां पर रिगार्डिंग द फंक्शन, यहां पर एंजाइम्स जो हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं। इसकी टेबल बनाइए, यहां पर टेबल बनाएंगे। तूफान आ रहा, इसको बंद कर लो, मुझे लगता है तूफान बहुत है, डस्ट आएगी अंदर बहुत भयंकर। अभी ये तूफान है इसलिए लाइट गई, तेज है जी। हाँ, तो बात इसकी कर रहे थे कि ट्रांसक्रिप्शन किस आरएनए के द्वारा होगा। तो इसमें आप आरएनएज देख लीजिए, कह रहे हैं कि साहब आरएनए पॉलीमरेज 1, दूसरा कौन है, आरएनए पॉलीमरेज 2, तीसरा कौन है, आरएनए पॉलीमरेज 3। ये है आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड आरएनए पॉलीमरेज 3। इसमें एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा।
यहां पर बात अगर हम करें तो 18S राइबोसोमल आरएनए, 28S राइबोसोमल आरएनए, 5.8S राइबोसोमल आरएनए का निर्माण इससे होता है, आरएनए पॉलीमरेज 1 से निर्माण होता है। ये कौन कौन से हैं? 18S राइबोसोमल आरएनए, 28S राइबोसोमल आरएनए एंड 5.8S राइबोसोमल आरएनए। इन सभी का निर्माण किससे हो रहा है? आरएनए पॉलीमरेज 1 से। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड में मैसेंजर आरएनए का निर्माण होता है, जिसको हम एचएनआरएनए कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको एचएनआरएनए कहते हैं। रेस्ट अदर्स एसएनआरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड 5S राइबोसोमल आरएनए। इनकी अगर हम बात करें तो ये आरएनए पॉलीमरेज थर्ड से बनते हैं। ये इनका डिवीजन ऑफ लेबर है कि कौन सा एंजाइम किस प्रकार के आरएनए का निर्माण करेगा। ठीक है, ये है, इसको नोट कीजिए। इसका दूसरा भाग दूसरे सेगमेंट में।